ओके, ऑलराइट, क्वेश्चन पे चलते हैं जी। ये क्वेश्चन है जी हमारे पास, एनालाइज टू, अच्छा इसको मैं जरा सेपरेट कर दूं ऐसे जी। एनालाइज टू ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम दैट डीसी माइट एक्सपीरियंस फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू बैच प्रोडक्शन मेथड टू नॉलेज के टू एप्लीकेशन फॉर एनालिसिस। ये आपको पता ही है, पहले भी बताया हुआ है। चाहे P1 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आए या P2 में आए, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही है। सेम असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स आर देयर। तो अब हमें क्या करना है? अब ऑफ कोर्स 2 नंबर नॉलेज के लेने हैं। आप ह्यूमन रिसोर्स को डिफाइन कर सकते थे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, बैच प्रोडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं टू गेन मार्क्स फॉर नॉलेज। और आपको बताया हुआ देयर आर 3 वेज टू डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज। तो मैं स्ट्रेट वेज में बैच प्रोडक्शन को डिफाइन कर देता हूँ। तो बैच प्रोडक्शन is a method where goods are produced in groups। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना ग्रुप्स का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, बैच का वर्ड नहीं इस्तेमाल कर रहा। क्या वजह है इसकी? मैंने बताया हुआ है सर वो डेफिनेशन में बैच ही लिखा हुआ है तो नंबर नहीं वहां मिलेगा। वहां बैच ही लिखा हुआ है। एग्जामिनर कहेगा भाई बैच को तो डिफाइन करो, तो इसलिए मुझे ऑल्टरनेटिव वर्ड इस्तेमाल करना है। इन ए ग्रुप एंड ऑल, इन ग्रुप्स एंड ऑल गुड्स इन ए ग्रुप। अच्छा, एंड ऑल गुड्स इन वन ग्रुप मूव टुगेदर। ये खासियत है बैच प्रोडक्शन की, मूव टुगेदर फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, इकट्ठे जाते हैं हर स्टेज पे। और कॉन्ट्रेरी टू, ताकि और क्लैरिटी मिल जाए, कॉन्ट्रेरी टू फ्लो प्रोडक्शन। तो फ्लो प्रोडक्शन में वन एट अ टाइम जा रहा होता है, और जो प्रोडक्ट पे एक ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है वो रिलीज कर दिया जाता है टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज। फ्लो में ऐसे होता है, जबकि बैच में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, तो और इसमें गुड्स विद इन द बैच, इसमें फर्दर ऐड कर दो, गुड्स विद इन द बैच आर सेम बट आउटसाइड द बैच दे आर डिफरेंट। क्या आपको समझ आती है कि जो एक ही बैच में गुड्स बन रहे होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन किसी और बैच में कोई और चीजें बन रही होंगी, तो वो ऑफ कोर्स दूसरे से डिफरेंट होंगी। फाइन। तो हमने यहाँ पर 2 नंबर नॉलेज के गेन कर लिए। अब हम चलते हैं आगे। और आगे अब हमें चूंकि 2 प्रॉब्लम बतानी है, तो मैं एक प्रॉब्लम जैसे आपको बताता हूँ। लो मोटिवेशन या लो मोरल हम बोल सकते हैं, ये लिख लेते हैं। और ये भी नॉलेज का एक तरीका है। आपने अगर नहीं डेफिनेशन देनी तो आप पहले हाईलाइट कर दें, मैंने बताया हुआ बहुत दफा। तो आप लो मोरल को, अब मैं चूंकि मुझे, अब मुझे क्या करना है, मैंने आपको जैसे बताया एनालाइज से शुरू हो रहा है ना क्वेश्चन, इसका मतलब है वी हैव टू शो चेन ऑफ एनालिसिस, सर ये राइट। जो रो मोरल वाला पॉइंट है इसमें जैसे अपने ऊपर का पीस रेट है, तो इस तरह मशीनें उन्हें यूज करने नहीं आएंगी तो कम प्रोड्यूस करेंगे तो उनकी वेज कटेगी। जब मशीन आएगी, नहीं मशीन से तो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे ना वो, ये नहीं है, मशीन से नहीं ज्यादा लेकिन उन्हें प्रोड्यूस। एक्सपीरियंस नहीं है ना बनाने में। हाँ, हाँ, ये बात सही है। अब मैं उन्हें वही एक्सपीरियंस नहीं ना वर्कर्स को यूज करने, सही सही सही, ये देखो, वर्कर्स तो माइट, वो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। सही माइट, हाँ, एटलीस्ट इन द शॉर्ट रन, यस, वर्कर्स माइट नॉट बी एबल टू वर्क टू देयर पोटेंशियल। आप वाली बात ही कर लेते हैं, वर्कर्स माइट नॉट बी एबल टू वर्क टू देयर potential as they have to change the way, have to change the way they have been doing their job over the years. They have been doing the job over the years। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि प्रॉब्लम क्या आएगी, लेकिन हमने इसको डेवलप करना है। तो एंड वुड नॉट फील कंफर्टेबल, जाहिर है, एट ईज नहीं महसूस करेंगे ना वो, जब भी जिस तरह या ने कहा। तो आगे एज अ रिजल्ट, ये क्या कर रहा हूं मैं? एज रिजल्ट मैंने क्यों लिखा है? आई एम शोइंग द एग्जामिनर दैट आई एम डूइंग चेन ऑफ एनालिसिस। तो आई एम एक्सटेंडिंग माई डेवलपमेंट, आई एम स्ट्रेचिंग इट बाय यूज बाय यूजिंग कनेक्टिव्स। तो एज रिजल्ट ये इंपॉर्टेंट होता है, इट माइट अफेक्ट द
इससे क्या होगा जी, इट माइट अफेक्ट द, अब अभी तक मैंने एप्लीकेशन कोई इस्तेमाल नहीं की, तो जरा कर लेते हैं जल्दी से। माइट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ट्राउजर्स। ठीक है। अच्छा एक बात और, अब मैंने इसको एप्लीकेशन तो बना लिया, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, इफ द सेम वर्ड इज देयर इन द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, क्वालिटी ऑफ ट्राउजर्स स्टेटमेंट में अगर लिखा होता या नहीं लिखा हुआ, तो यू कैन नॉट यूज दैट एज एप्लीकेशन, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये सेम वर्ड जो है वो केस में भी इस्तेमाल हुआ हुआ है, लेकिन चूंकि वो क्वेश्चन में आ गया, तो एग्जामिनर कहेगा भैया आपने तो क्वेश्चन से कॉपी किया, आपने केस से कोई नहीं देखा, तो इसीलिए वो एप्लीकेशन नहीं मानी जाएगी इन दैट केस। जैसे आप अगर ये निचले वाला क्वेश्चन देख लो, डी वाला, लिखा हुआ है यहाँ पर ना, न्यू रेंज ऑफ ट्राउजर्स, इसका मतलब है अगर मैं यहाँ न्यू रेंज ऑफ ट्राउजर्स का वर्ड इस्तेमाल करूंगा, तो दैट वोंट बी कंसिडर्ड एज एप्लीकेशन एट ऑल, बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। एप्लीकेशन होती है जहां आप किस की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को। अच्छा, अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ट्राउजर्स, ठीक है, और ये मैंने जो मेंशन किया यहाँ पर, कोशिश करें एक से ज्यादा एप्लीकेशन इस्तेमाल करें ताकि नंबर कटने के चांस ही ना हो। एंड डीसी माइट लूज देयर यूएसपी, यूएसपी आप बहुत अच्छे से समझते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट, जो किसी बिजनेस को कंपैरेटिव एडवांटेज देता है। अच्छा, माइट लूज देयर यूएसपी एज, क्यों, उनकी यूएसपी क्या थी, जरा एप्लीकेशन यहाँ पे भी डाल दें, एज डीसी हैज अर्नड रेपुटेशन, ये केस में लिखा हुआ है, ठीक है ना, हैज अर्नड रेपुटेशन, एक्सीलेंट रेपुटेशन था, एक्सीलेंट रेपुटेशन लिखा जी, था। हैज अर्नड एक्सीलेंट, चलिए मैं एक्सीलेंट भी डाल देता हूँ, एक्सीलेंट रेपुटेशन फॉर क्वालिटी ओवर द इयर्स। जी जी, हमारी बात पूरी हो गई, हमें और कुछ नहीं करना। 8 नंबर थे, हमने यहाँ पर एनालिसिस के नंबर लेने थे, एप्लीकेशन के लेने थे, तो हमें यहाँ पर अभी तक 2 नंबर के नॉलेज ऊपर के ऊपर मिल गए हमें, और यहाँ एनालिसिस के कितने नंबर मिल गए हमें, यहाँ हमें एनालिसिस के भी 2 नंबर मिल गए हैं। ठीक है, 2 एनालिसिस, और हमें यहाँ पर एक एप्लीकेशन का नंबर एटलीस्ट जरूर मिलेगा, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर अभी कितने नंबर हमारे पास आ गए, 5, 5/8 हम ले चुके हैं। अच्छा आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे, तो हम, चूंकि मशीन की बात हुई है, तो चले हम इसको ऐसा करते हैं कि, अच्छा एक बात और आपको बतानी है कि आप ना इसमें लिखें, एक बात आपने ध्यान में रखनी है, मैंने कहा था क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हमेशा गौर से पढ़ना है, उन्होंने कहा ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम बतानी है, ये बात आपने ध्यान में रखना है, प्रॉब्लम वो होनी चाहिए जो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड, कोई और प्रॉब्लम का आपने नहीं बताना, ये ध्यान में रखिए। अच्छा, फिर ये वाली, अगर ये लिखना चाहे सेंस में कि जब वो मशीनरी लाएंगे बैच प्रोडक्शन में तो उसे वर्कर्स फायर होंगे, तो अगर वो डिसमिसल में आएगा तो उसे कंपनी पे केस हो सकता है, तो ह्यूमन रिसोर्स में होगा। केस तो नहीं हो सकता, हाँ बैड रेपुटेशन हो सकती है, और ये बिल्कुल ह्यूमन रिसोर्स में रिडंडेंसी जो है ह्यूमन रिसोर्स में ही आता है। और अगर मैं ट्रेनिंग कह दूं, तो ट्रेनिंग तो बिल्कुल ही ह्यूमन रिसोर्स में आता है, दैट इज द फंक्शन ऑफ, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ एचआर। तो अगर मैं इसको डेवलप कर दूं ट्रेनिंग कॉस्ट को, तो कुछ ऐसे कि इट वुड रिक्वायर, अब बता रहा हूँ ट्रेनिंग कॉस्ट की बात अगर करें, सिग्निफिकेंट अमाउंट, एक मिनट, इट वुड रिक्वायर, क्या चाहिए जी, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फाइनेंस, ऑफ फाइनेंस, एज क्यों चाहिए, एज एक्सटर्नल ट्रेनर माइट नीड टू बी हायर्ड, माइट नीड टू बी हायर्ड, क्यों, मैंने एक रीजन लिखा ना कि क्यों हायर करना पड़ेगा अभी ट्रेनर, क्योंकि हमने एचआर की बात करनी है, ठीक है, सो दैट, क्यों हायर करना चाहिए, सो दैट, अब आगे मुझे, चूंकि लिंक बनाना आपको पता है, हर पॉइंट में एप्लीकेशन आपको डालनी चाहिए। अच्छा, सो दैट क्वालिटी इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, और ये इनका ऑफ कोर्स रेपुटेशन इस चीज की है, सो दैट क्वालिटी इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड एज nobody, क्यों कॉम्प्रोमाइज होगी अगर एक्सटर्नल ट्रेनर नहीं रखेंगे, एज nobody at TC is familiar familiar with batch production method, क्योंकि वहां तो बैच प्रोडक्शन पहले थी नहीं, बैच प्रोडक्शन
तो किसी भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को तो ये काम आता ही नहीं होगा कि बैच प्रोडक्शन कैसे करनी है। इसमें विद बैच प्रोडक्शन मेथड मैंने रीजन लिख दिया यहाँ पर, ठीक है जी। और मैं इसको फर्दर अभी और डेवलप करूंगा। ऑफ कोर्स चेन ऑफ एनालिसिस में जाना है। तो मोर ओवर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग वुड बी नीडेड। ऑफ द, मैं ट्रेनिंग की बात ही कर रहा हूँ, ठीक है ना जी। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, जो कि अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस होती है। एम्प्लॉइज हैव टू रीच दैट प्लेस एज वेल। अच्छा, मोर ओवर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग would be needed as batch production setup is yet to be installed। क्योंकि वो तो अभी बैच प्रोडक्शन था ही नहीं ना। बैच प्रोडक्शन सेटअप is yet to be installed which is costly। जारी बात है, which is costly, क्योंकि आपको एम्प्लॉइज को किसी और जगह ट्रेनिंग देनी है। तो मैंने कॉस्टली बताया दो चीजों से, एक एक्सटर्नल ट्रेनर की बात कर दी और एक एम्प्लॉइज की बात कर रहा हूँ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की। तो विच इज कॉस्टली क्यों, एज एम्प्लॉइज ट्रांसपोर्ट नीड्स वुड नीड टू बी मेट। ट्रांसपोर्ट नीड्स को वहां जाना पड़ेगा, तो अरेंज कौन करके देगा, एम्प्लॉइज ट्रांसपोर्ट नीड्स, ट्रांसपोर्ट नीड्स वुड नीड टू बी मेट। जारी बात है, ट्रांसपोर्टेशन तो यही अरेंज करके देगा ना डीसी वाले। अच्छा, तो उससे क्या, सो कॉस्ट वुड इंक्रीज, कॉस्ट वुड इंक्रीज। ये सो मैंने क्यों लगाया, क्योंकि आई एम इनटू चेन ऑफ एनालिसिस, तो एक्सटेंड कर रहा हूँ डेवलपमेंट को। सो कॉस्ट वुड इंक्रीज एट लीस्ट इन द शॉर्ट रन, राइट, रिड्यूसिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। तो कोशिश किया करें कि डेवलपमेंट में एंड तक जाया करें, टेक इट टू द वेरी एंड। वो रेपुटेशन पे ले जाएं, इमेज पे, सेल्स पे, प्रॉफिट पे, लेकिन टेक इट टू द वेरी एंड। ये अच्छा चेन ऑफ एनालिसिस यही होता है। अच्छा, रिड्यूसिंग द प्रॉफिट्स सर ऑफ द बिजनेस। जी बोले। सर इसमें जो ट्रेनिंग की बात हुई है वो हम इस सेंस में भी कह सकते थे कि सिंस द एम्प्लॉयज नीड टू बी ट्रेन्ड एज दे हैव टू ऑपरेट द मशीनरी और फर्दर मेंटेनेंस ऑफ द मशीनरी। जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ओके ऐसी सर। है। सर ओके जी। सर ये जो आपने दूसरे वाले पॉइंट में एप्लीकेशन किया है सर, इजंट इट लाइक ऑलमोस्ट द सेम जो ऊपर स्टेटमेंट गिवन है? हाँ, अब जो ऊपर स्टेट, मतलब जो ऊपर पहला पॉइंट है या क्वेश्चन की बात कर रही है? क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि प्रॉब्लम पूछी है ना उन्होंने, कि क्या प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स की क्या प्रॉब्लम डीसी एक्सपीरियंस सर करेगा अगर। हम्म, ये जो एप्लीकेशन आपने किया है कि डीसी इज फेमिलियर विद बैच प्रोडक्शन मेथड, हम्म, तो डीसी भी लिखा हुआ है, हाँ बैच वेरी गुड। प्रोडक्शन मेथड अच्छा भी है। ओके ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। हाँ, अच्छी बात आपने की है। याद रखें तो उस वर्ड का मीनिंग नहीं, देखो मैंने एक बात बताई बच्चों को कि ना, आपको क्या करना है कि आपको डू नॉट यूज द वर्ड एज कॉन्टेक्स्ट, रादर यूज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ड। तो यहाँ पर मैं डीसी या बैच प्रोडक्शन को नहीं बता रहा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है जिससे ये एप्लीकेशन बनी है वो है कि वो फेमिलियर नहीं। अब ये चीज जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किए हैं उसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। वहां पर वो बैच प्रोडक्शन की प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ रहे हैं, मैं यहाँ कह रहा हूँ बैच प्रोडक्शन से फेमिलियर नहीं है। तो मैंने ये पूरा पूरा जो ब्लू ब्लू किया हुआ है, एक तो क्वालिटी इज कॉम्प्रोमाइज, तो ये बिल्कुल एप्लीकेशन है। अगर आपने डीसी को ब्लू नहीं करना तो आप कर सकते हो, लेकिन चूंकि ये कंटिन्यूटी में जा रहा है तो आप सारे को ब्लू मैंने किया है कि दिखाने के लिए कि ये एप्लीकेशन है। तो आप उसमें आपको डीसी का नंबर नहीं मिला, डीसी आप जितना मर्जी लिख दें। डीसी तो बिजनेस का नाम, ओनर का नाम, ये वैसे भी इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एप्लीकेशन एट ऑल, जो मर्जी कर लें। और ऑफ कोर्स बैच प्रोडक्शन भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ बैच प्रोडक्शन को एज एन एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैं कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ बैच प्रोडक्शन का, कि बिजनेस वाज नॉट यूजिंग दिस मेथड अर्लियर, दैट इज व्हाई दे आर नॉट फेमिलियर विद इट। तो दैट इज व्हाई ये पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो एप्लीकेशन के तौर पर सामने आया है, ना कि सिर्फ एक वर्ड। समझ आ गई? जी थैंक यू। ऑलराइट, अच्छा आगे चलते हैं। तो अच्छा, ये हमने वी आर डन विद इट।
हमारे पास यहाँ पर जो बाकी नंबर रहते थे हमारे, वो भी हमें यहाँ मिल गए होंगे, तो हमारा 8/8 पूरा हो गया। राइट, अब हम आगे चलते हैं। जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन होता है 12 मार्क्स का, P1 में भी सेम मार्क्स होते हैं 12। पहले पुराने पेपर में नहीं होते थे, अब उन्होंने कर दिए, तो उसको भी देख लेते हैं। ओ ये, अच्छा इसको जरा क्वेश्चन के ऊपर खींच लेते हैं जी। अब ये इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने शो की हुई है। 12 मार्क्स में 2 आर फॉर द नॉलेज, 2 फॉर एप्लीकेशन, 2 फॉर एनालिसिस एंड 6 फॉर वैल्यूएशन। ये हम पहले भी बहुत दफा बात कर चुके हैं P1 के अंदर। तो P2 में भी असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स आर द सेम फॉर 12 मार्क्स क्वेश्चन। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले नॉलेज शो करेंगे ऑफ कोर्स। तो नॉलेज के लिए मुझे कोई टर्म ऐसा नजर आ नहीं रही, तो अब आप अगर कोई पॉइंट, तो हम नॉलेज के लिए क्या करें, मतलब हमें कोई टर्म नहीं नजर आ रही यहाँ पर, आ रही है तो बताओ, कोई टर्म नजर आ रही है यहाँ पर आपको बिजनेस की जो हम डिफाइन कर लें? सिर्फ प्राइसिंग प्राइसिंग मेथड डिफाइन करते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही आपने बात की। प्राइसिंग प्राइसिंग मेथड्स को डिफाइन कर दें, या जब आप प्राइसिंग मेथड्स को स्टेट करोगे तो आप तब भी ये काम कर सकते हैं। अच्छा पहले यार हम ये करते हैं, नॉलेज के नंबर ले लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए क्वेश्चन का, और फिर अटेम्प्ट करूँ। क्योंकि मैंने बताया था वैल्यूएशन करते हुए आप नॉलेज के मार्क्स तो गेन कर सकते हैं, उसके बाद यू हैव टू थिंक अबाउट द वैल्यूएशन बिफोर हैंड, कि आपने क्या करनी है। ये नहीं है कि मिड वे जाके हाफ वे थ्रू आप हो गए हो और अब आप सोच रहे हो मैंने वैल्यूएशन क्या करनी है, तो इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। प्राइसिंग मेथड मिनिमम कितने लिखने पड़ेंगे, 1 या 2? ये मैं अभी बात करता हूँ, अभी इस पे बात कर रहा हूँ। पहले मैं ये करता हूँ कि अब आपने कहा है तो हम प्राइसिंग मेथड्स को ही डिफाइन कर देते हैं। प्राइसिंग मेथड इज द प्रोसेस, यानी कि कुछ बताना होता है कि ये क्या चीज है, इज द प्रोसेस ऑफ, अपनी कोई डेफिनेशन बना देता हूँ, असाइनिंग अ मॉनेटरी वैल्यू, और मनी की टर्म में ही होती है ना, असाइनिंग अ मॉनेटरी वैल्यू टू अ प्रोडक्ट, टू अ प्रोडक्ट टू डेवलप एन इमेज, टू डेवलप एन इमेज portrayed by rest of the marketing mix, क्योंकि प्राइस वन ऑफ द मार्केटिंग मिक्स है, आपको पता है। तो इमेज portrayed by rest of the marketing mix, जरूरी नहीं कि आप यही डेफिनेशन लिखें, बहरहाल मुझे समझ आई, मैंने ये लिख दी, अभी लिख रहा हूँ। तो अब यानी कि प्रमोशन जिस किस्म की आप कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट जिस तरह का है, आपकी प्लेस जिस तरह की है, तो प्राइसिंग भी उसी तरह की होनी चाहिए, ताकि वो इन लाइन रहे, वो जो इमेज है, लोग कंफ्यूज ना हो। ये मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, तो एक तो ये काम होता है प्राइसिंग मेथड का, और फिर अर्न रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ये तो होता है, ये प्रॉफिट सेट करते हुए आपने ये देखना ही होता है कि भाई प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, वाइल स्टेइंग कॉम्पिटिटिव, और कॉम्पेरेटिव भी रहना है। ये नहीं कि इतनी ज्यादा प्राइस रख दें कि प्रॉफिट के चक्कर में वो बिके ही ना, क्योंकि वो कंपटीटर से ले लेंगे। तो ये मैंने अपने हिसाब से एक डेफिनेशन लिखी हुई कि इसमें प्राइसिंग मेथड में आप एक मॉनेटरी वैल्यू असाइन करते हैं और उसके इमेज को मेंटेन करते हैं, जो भी मैसेज कन्वे किया जा रहा है थ्रू द रेस्ट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, और ये भी कि उससे आपको प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट हो लेकिन आप कंपेटिटिव भी रहे, मार्केट में कंपटीशन में इन रहे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आगे, और अब हम आगे बात करने लगे हैं जो या ने भी बात की है उसकी तरफ, कि अब इसको जरा समझ लेते हैं बॉडी में क्या करेंगे। सवाल है, evaluate suitable pricing methods that DC could use for the new range of trousers। तो इसमें हम करेंगे क्या, कि हम कोई से 2 प्राइसिंग मेथड्स बॉडी में बता देंगे। दो दो जो है ना, वो मोर देन इनफ होते हैं, और उनकी यूजफुलनेस बताएंगे कि वो न्यू रेंज ऑफ ट्राउजर्स के लिए क्या होगी। ठीक है, और जब आप वैल्यूएशन में जाएंगे तो आपको बेस्ट मेथड बताना है कौन सा है। ठीक है, एक तरीका ये है कि दोनों में से ले लो, लेकिन दोनों में से लेना आपने ऊपर बताया हुआ आसान नहीं होगा, जस्टिफाई करना है। या एक तरीका है कि आप कोई नया मेथड बता दें जो ऊपर डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन लेकिन क्योंकि आपने बेस्ट मेथड बताना है, तो यू हैव टू रिजेक्ट द अदर प्राइसिंग मेथड्स एज वेल इन योर एवेल्युएशन। ये जरूरी है। अब इसमें दो दो पॉइंट तो नहीं लिखने ऑफ कोर्स, आप दो दो मेथड्स नहीं बताएंगे, एक ही प्राइसिंग मेथड बताएंगे या प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, और उसको जस्टिफाई करेंगे। तो लेट्स सी कि हम इसे कैसे करते हैं। मैं लिखता हूं पहले, जैसे कि मेरी समझ में आ रही है, प्राइसिंग स्किमिंग मशहूर है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है। मैं ये लिख देता हूँ, मुझे नॉलेज का नंबर ऊपर नहीं मिला तो यहाँ मिल जाएगा। अब मैं अगर इसको इसको आगे लेके चलता हूँ, तो
मैं प्राइस, अच्छा मैं मुझे अगर डेफिनेशन प्राइसिंग मेथड की नहीं आती तो मैं प्राइस स्कीमिंग का भी डिफाइन कर देता हूँ, प्राइस स्कीमिंग मेंशन कर रहा हूँ, तभी नॉलेज के नंबर मिल सकते हैं। अच्छा, इफ न्यू रेंज ऑफ ट्राउजर्स आर यूनिक, ट्राउजर्स आर यूनिक। अभी देखो मैंने न्यू रेंज ऑफ ट्राउजर्स को मैंने ब्लू नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई कॉन्टेक्ट, मैं तो न्यू रेंज ऑफ ट्राउजर का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके कॉन्टेक्ट को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तो ये नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है न्यू रेंज ऑफ ट्राउजर्स, तो ये एप्लीकेशन नहीं हो सकती। अच्छा, आर यूनिक इन नेचर, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। अच्छा, A2 में वैसे P2 में सॉरी आसानी होती है कि केस पहले दिया होता है, तो एप्लीकेशन जो है ना वो यूज करना जरा आसान होता है कंपेयर टू P1। अच्छा, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैंने एज्यूम किया कि क्योंकि केस में गिवन नहीं है, अगर केस में गिवन ना हो तो आप एज्यूम कर सकते हैं। आर यूनिक इन नेचर इन टर्म्स ऑफ, अब आगे मैं थोड़ी एप्लीकेशन इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, DESIGN, डिजाइन एंड फैब्रिक, राइट। तो ये मैंने ब्लू कर दिया क्योंकि ये एप्लीकेशन बन जाती है। डिजाइन एंड फैब्रिक, अगर वो यूनिक है, फर्ज किया वो कह रहे हैं यूनिक है और कोई कंपैरेटर इस तरह के नहीं बना रहा है, फर्ज किया डिजाइन या फैब्रिक इस्तेमाल नहीं कर रहा, देन DC would be able to charge very high price, able to charge very high price। और प्राइस स्कीमिंग यही होती है ना, चार्जिंग वेरी हाई प्राइस, अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है तो, या उस तरह का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है मार्केट में जो प्रोडक्ट बना रहा है, तो वेरी हाई प्राइस टिल, कब तक आप ये प्राइस चार्ज कर सकते हैं? टिल सिमिलर प्रोडक्ट इज नॉट डेवलप्ड बाय competitors, competitors, उस वक्त तक आप भी काम कर सकते हैं आसानी से, competitors as well। अच्छा, फिर फर्दर हाई प्राइस वुड रिफ्लेक्ट, वो क्या हाई प्राइस का फायदा क्या हो रहा है? हमने बता तो दिया कि हम चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, अगर यूनिक है, फायदा क्या है, यूजफुलनेस क्या है DC के लिए, हम उसको आगे लेके जा रहे हैं। हम लिख रहे हैं हाई प्राइस वुड reflect the image of high quality, the image of high quality, and hence, ये हम chain of analysis of course कर रहे हैं, and hence would help DC, क्या आगे मैं फिर मुझे जहां लगता है मैं केस की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करता हूँ, दैट इज माय वे ऑफ डूइंग इट, ताकि एप्लीकेशन कहीं भी मिस हो ही ना। हेल्प DC टू, टू को वैसे ग्रीन नहीं करना था मुझे, एक मिनट, अच्छा चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, आपको बताने के लिए नहीं तो दिखाने के लिए। टू मेंटेन द इमेज ऑफ प्रेस्टिजियस ब्रांड, और वो है 10 साल से काम भी कर रहा है, प्रेस्टिजियस ब्रांड। और आपने ये देखा भी है कि वो प्रमोशन के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, DC लोगो, बस। इसका मतलब है उनका ब्रांड इस ये वैल्यू रखता है कि वो DC लोगो भी लगाएंगे तो प्रमोशन हो रही है, लोग DC देख कर ही ले लेंगे, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं एज DC लोगो is used for promotion, ठीक है। To maintain the image of prestigious brand as DC logo is used for promotion, तो ये ऊपर लिखा भी हुआ है, तो इसका मतलब प्रेस्टिजियस ब्रांड है, लोग DC का नाम देकर ले लेते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई बात। तो अब इसको एंड करें, क्योंकि मैंने कहा था एंड क्या होता है, एक्सटेंशन आपने करनी है लेकिन टेक इट टू द वेरी एंड। तो आगे मैं क्या कहूंगा, मोर ओवर इट वुड हेल्प DC, एज ए रिजल्ट भी कह सकते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं, मोर ओवर अच्छा वर्ड नहीं लग रहा मुझे, एक मिनट, एज अ रिजल्ट it would help DC to get higher profits even with fewer sales, क्योंकि जब आप प्राइस स्कीमिंग इस्तेमाल करते हैं
तो आपकी सेल ज्यादा नहीं होती, लेकिन आपकी प्राइस इतनी ज्यादा होती है, प्रॉफिट मार्जिन इतना ज्यादा होता है कि कम सेल्स के बावजूद आपको प्रॉफिट ज्यादा होता है, इवन विथ फ्यूअर सेल। तो हमने एक पॉइंट हमारा पूरा हो गया। एज अ रिजल्ट मैं कॉमा डाल दूं, ठीक। तो हमें यहाँ पे कितने नंबर मिल गए? हमें ऊपर यहाँ पर 2 नंबर नॉलेज के मिल चुके थे पहले ही, और उसके बाद नीचे हमने जब पॉइंट को डेवलप किया है और उसके बाद उसमें एप्लीकेशन भी डाली है, तो हमें यहाँ पर नंबर, क्योंकि एनालिसिस के नंबर 2 हैं में से, लेकिन आपको फिर भी बेहतर होता है कि 2 आप जो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज है वो जरूर बताएं। तो अभी दूसरी भी बता देते हैं। दूसरी मैं कहता हूँ जी पेनिट्रेशन। ऑलवेज बेटर कि 2 पॉइंट आप जरूर बताएं फिर भी। मैं कहता हूँ पेनिट्रेशन प्राइसिंग, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। किसी मार्केट में एंटर होना है आपने, तो ये नई मार्केट में एंटर हो रहे हैं ना, कैसे पता चला कि एंटर हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर। जरा आप अगर केस को गौर करें, यहाँ से ये Jenny, the managing director, wants to use DC's excellent reputation and move into a new market. तो जब न्यू मार्केट में जा रहे होते हैं तो आपके पास एक पेनिट्रेशन का ऑप्शन भी होता है कि आप कम प्राइस से स्टार्ट करें, लोग लेना शुरू कर देंगे, और फिर अगर आपकी चीज अच्छी होगी तो they'll keep on buying. तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग को हम जरा इस पे भी बात कर लेते हैं जल्दी से। तो एज डीसी इज एंटरिंग, वही जो मैंने अभी बात की है, इसको ना ग्रीन करना है मुझे। एज डीसी इज entering a new market of quality trousers. अच्छा, ये कहीं लिखा हुआ है वैसे यहाँ पर रेंज ऑफ ट्राउजर तो लिखा हुआ है ना। अच्छा, entering a new market of quality trousers for women. Okay, so significantly lower price than competitors. So what was women? So ठीक है, क्योंकि आपको काफी प्राइस कम करनी है ना। सो सिग्निफिकेंटली, काफी ज्यादा कम प्राइस, पेनिट्रेशन ये होता है कंपेटिटर्स के मुकाबले में। सो सिग्निफिकेंटली लोअर प्राइस than competitors might help DC to gain the attention of the potential customers right? ये मैंने बता दिया। अच्छा, फिर गुड क्वालिटी as a result, क्योंकि I'm into chain of analysis. As a result, good quality would force customers, क्योंकि क्वालिटी तो उसकी अच्छी है ही, उन्हें क्वालिटी ट्राउजर बनानी है, ये लिखा हुआ केस में। As a result, good quality would force customers to buy again, building loyalty. और सस्ता मिला ना, पहले सस्ता मिला तो ले लिया, क्वालिटी अच्छी थी, उन्होंने कहा भाई अब तो यही लेना है, ठीक है। और इसमें एज, यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ एप्लीकेशन इस्तेमाल कर लें। एज women are very particular about the fabric used and quality of design and stitching, तो ये एप्लीकेशन में आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, और ये वहां तक वैसे ठीक है, लेकिन मैं फिर भी एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ कि लेटर ऑन स्टिचिंग के STIT आता है यहाँ पर, स्टिचिंग, हाँ। अच्छा, फिर तो लेटर ऑन, ये वैसे अब एप्लीकेशन तो हो गई है, एनालिसिस है। लेटर ऑन प्राइस कैन बी इंक्रीज, क्योंकि मुझे फायदा तो बताना है ना,
कि कम प्राइस पे बेच देंगे तो कितना के प्रॉफिट हो जाएगा? प्राइस कैन बी इंक्रीज्ड टू इंक्रीज प्रॉफिट्स। डन। तो हमने पेनिट्रेशन प्राइसिंग को भी कवर कर लिया अच्छे से। तो अभी हमें यहाँ तक कितने नंबर मिल गए होंगे? हमें यहाँ पर 6 आउट ऑफ 12 आ गया हमारे पास, क्योंकि अभी तक हमने वैल्यूएशन कोई नहीं की। अब विल बी इनटू एवेल्यूएशन, तब उस पे आ जाते हैं। अब वहां पर आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस करना। मैंने बताया था वैल्यूएशन कैसे पहचानी जाती है, यू एड्रेस द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्टली, यानी कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? सूटेबल प्राइसिंग मेथड बताएं। तो अब आप बताने लगे हैं सूटेबल कौन सी है। अच्छा, अब मैं इसका कलर चेंज कर दूं। अब आई बिलीव competitive pricing would be the best strategy, would be the best pricing strategy। मैंने लिख दिया, सीधी स्टेटमेंट दे दी ना, for DC to use for the new range of quality trousers, for the new range of quality trousers। अब ये मैंने बात तो कर दी है, लेकिन ये बात तो काफी नहीं है, ये वैल्यूएशन बिल्कुल नहीं मानी जाएगी जब तक इसको जस्टिफाई नहीं कर लेगी। तो अब मुझे क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं बिल्कुल कंपैरेटिव प्राइसिंग का फायदा बताऊंगा, लेकिन क्योंकि मुझे बेस्ट बात बतानी है, बेस्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी, तो मुझे दूसरे ऑप्शन को रिजेक्ट करना पड़ेगा जो मैंने ऊपर बॉडी में बताए। तो मैं वही करने जा रहा हूँ। अच्छा, प्राइस स्कीमिंग माइट नॉट बी सूटेबल, मुझे ये भी बताना है ना वो क्यों नहीं सूटेबल। तो बेस्ट तो तभी होगा, वरना बेस्ट कैसे हो सकता है? मतलब बेस्ट जो है वो एक सुपरलेटिव डिग्री है, जब तक आप उसको कंपेयर नहीं करेंगे बाकी चीजों से। जब मैं कहता हूँ क्लास में किसी को यू आर द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, तो इसका मतलब आई एम कंपेयरिंग दैट स्टूडेंट विद द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो ऑफ कोर्स कंपैरिजन तो बनता है। The price skimming might not be suitable as it is not a niche market, not a niche market। अच्छा, पहले निश मार्केट थी, वो जो लग्जरी ड्रेसेस बना रहे हैं वो जारी बताए बहुत कम लोग ही लेते होंगे, वो निश मार्केट ही थी एक किस्म की, निश मार्केट। एंड अब लेकिन अब वो जो बैच प्रोडक्शन कर रहे हैं ये निश मार्केट नहीं है। बैच का मतलब है आप कई चीजें बनाएंगे और आपको लगता है इसकी डिमांड मार्केट में मौजूद है, तो वो निश तो ना हुई, निश में तो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर होते हैं। ये तो आप डेली बेसिस पे बेचेंगे अब न्यू रेंज ऑफ ट्राउजर, तभी बैच प्रोडक्शन कर रहे हैं ना। अच्छा, and a lot of other rival businesses, lot of other rival businesses might already be operating। मैं might का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है, तो आप ऐसे ही करते हैं। ये might का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, might already be operating there, right? Okay, फिर on the other hand मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ ना अभी पेनिट्रेशन प्राइसिंग, उसकी भी बात कर लेते हैं। on the other hand penetration pricing can also backfire, अच्छा, अब बताना पड़ेगा कैसे, क्या मतलब है इसका। as it might give an impression, as it might give an impression क्या, of cheap quality, of, क्योंकि बहुत कम प्राइस जो रख दिया आपने, cheap quality leading to lower sales, right? अच्छा, अभी तक आप देख रहे हो कि मैं पॉइंट तो लिख रहा हूं, लेकिन अभी तक एप्लीकेशन नहीं है। कोई एप्लीकेशन हो और एप्लीकेशन ना हो, ये बात को बनती नहीं है। P2 में तो वैसे भी आपको एप्लीकेशन देनी ही होती है। तो मैं आगे इसको लिंक करता हूँ केस के साथ भी, क्योंकि पहले सिनेरियो बना लिया ना हमने। अच्छा, मोर ओवर डीसी, अभी डीसी कोई एप्लीकेशन नहीं है, याद रखिएगा। वो ब्लू की है कि हम आगे एप्लीकेशन की बात ही करेंगे। डीसी हैज एस्टैब्लिश्ड इट्स आइडेंटिटी, वही बात करूंगा, हैज एस्टैब्लिश्ड इट्स। सर हाँ जी,
फिर जब हम प्राइस स्कीमिंग की बात करेंगे तो इसमें हम ये कह सकते हैं पीईटी का रेफरेंस इसमें अगर हम मेंशन करें कि इफ द पीपल आर प्राइस सेंसिटिव इन दैट मार्केट तो फिर ये सक्सेसफुल नहीं है। बिल्कुल सही है। तो मैं नीचे रिजेक्ट यही कर रहा हूँ ना कि प्राइस स्कीमिंग में चूंकि कंपटीशन होता है तो वो निश मार्केट नहीं होती है, तो वहां ये तभी वही बताया मैंने कि सूटेबल ही नहीं है वो। नॉट अ निश मार्केट एंड लॉट ऑफ अदर राइवल बिजनेसेस माइट ऑलरेडी बी ऑपरेटिंग देयर। और आप कह रहे हैं तो हम कर सकते हैं कि एंड डिमांड माइट बी एंड डिमांड, चलो ऐड कर लेते हैं, माइट बी प्राइस सेंसिटिव and higher price and charging high price might not be a suitable option, might not be a suitable option। ठीक है जी, आपकी बात भी मैंने डाल दी बीच में। and एक मिनट, might already be operating there and demand might be price sensitive and charging high price might not be a suitable option। On the other hand, penetration pricing can also backfire as it might give an impression of cheap quality leading to lower sales। और जबकि वो तो बेसिक क्वालिटी पे कर रहा है डीसी। Moreover, DC has established its identity as a high quality brand, ट्राउजर भी वो क्वालिटी के बना रहे हैं ब्रांड। सो it can also affect DC's luxury dresses sales too। luxury dresses सेल्स टू, यानी कि लग्जरी ड्रेसेस बनाना बंद थोड़ी कर दिए हैं, उसके साथ उन्होंने कहा ये भी काम करेंगे बैच प्रोडक्शन। तो इसका मतलब है कि ये आप क्या क्या बन जाएगा जी, ये आपकी एप्लीकेशन ये भी बन गई और ये ज्यादा अच्छी एप्लीकेशन मैंने बनाया। ऊपर ऑलमोस्ट पहले भी इस्तेमाल हुआ हुआ है लेकिन मैंने कहा चलो इस्तेमाल कर लें। ये आपके पास एप्लीकेशन आ गई कि जब क्वालिटी एक जगह उनको लगेगा कि ये सस्ता बेच रहे हैं, चीप क्वालिटी है, तो वो लग्जरी ड्रेसेस में भी चूंकि डीसी लोगो इस्तेमाल हो रहा है, लोग समझेंगे शायद ये जो डिजाइनर ड्रेसेस है इनकी भी क्वालिटी अब इस्तेमाल नहीं रही, तो उस पर इम्पैक्ट भी आ सकता है। ऑलराइट, मैंने क्या किया, मैंने दोनों प्राइसेस को रिजेक्ट कर दिया। एक पैराग्राफ में ये कर सकते हैं आप, जब आपने बेस्ट ऑप्शन बताना हो। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने प्राइसिंग स्ट्रेटजी को बताऊंगा कि वो इनसे बेहतर है, तो क्या तो उस प्राइसिंग स्ट्रेटजी में ये दोनों काम नहीं होते जो दोनों मैंने बुराइयां बताई हैं। हाउएवर कॉम्पिटिटिव, अच्छा ये ना टाइम फिर खत्म हो रहा है और वैसे ज्यादा क्वेश्चन रह नहीं गया लेकिन आपको दोबारा एक दफा ज्वाइन करना ही पड़ेगा, चारा नहीं है।